नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेश की हम चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो भौतिक प्रदेश था, पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश, उसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया था। आज हम दूसरा जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरा भौतिक प्रदेश क्या है। प्रथम भौतिक प्रदेश तो हमारा ये था, ये वाला पार्ट था। प्रथम तो ये था पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश, जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात करी। आज हम इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पश्चिमी पठार की। इस वाले भाग की बात करेंगे। सेकंड नंबर पर है पश्चिमी पठार, इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। पश्चिमी पठारी प्रदेश। सबसे पहले तो पश्चिमी पठारी जो प्रदेश है वह संपूर्ण भूभाग के, ऑस्ट्रेलिया में संपूर्ण भूभाग है उसका कितना प्रतिशत रखता है। तो लास्ट क्लास में भी हमने इसको लेकर की बात की थी। 54% भाग पर यह फैला हुआ है, इसका विस्तार है 54% भाग पर। ठीक है, देखिए 54% भाग पर इसका विस्तार है, या यूं कहें ऑस्ट्रेलिया का संपूर्ण जो ऑस्ट्रेलिया है उसका 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है मरुस्थलीय प्रकार का है। किस प्रकार का है? मरुस्थलीय प्रकार का। पठारी भाग 54% भाग पर है, और उस 54% भाग में जो अधिकांश भाग है, मतलब 2/3 भाग मरुस्थलीय प्रकार का है। 2/3 भाग पर मरुस्थल का विस्तार है, मरुस्थल का विस्तार है। अगर हम इस पठारी प्रदेश की क्षेत्रफल को लेकर की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 45.9 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए हम बात क्या करेंगे कि जो पश्चिमी पठारी प्रदेश है यह किसका भाग है? प्री कैम्ब्रियन काल में बना। कब बना है ये? प्री कैम्ब्रियन काल में। कैम्ब्रियन काल से पहले का जो काल है वो क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल। तो प्री कैम्ब्रियन काल में ये निर्मित हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित। दृढ़ भूखंड है। कैसा भाग है? दृढ़ भूखंड है। दृढ़ भूखंड है। दृढ़ भूखंड है जो गोंडवाना लैंड की चट्टानों से संबंधित है। प्रारंभ की क्लास में हमने बात की थी गोंडवाना लैंड की चट्टानों से संबंधित है। प्रारंभ की क्लास में हमने क्या बात की थी कि कार्बोनिफेरस काल से पहले तक जो संपूर्ण पृथ्वी के जो स्थल भाग हैं वो एक ही महामहाद्वीप के रूप में, पेंजिया के रूप में परस्पर जुड़े हुए थे। और कार्बोनिफेरस काल में ये अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाता है। पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो, है ना, तो उसका जो दक्षिणी भाग होता है वो गोंडवाना लैंड का भाग होता है। और उस गोंडवाना लैंड में जब अलग अलग भागों में गोंडवाना लैंड टूट करके विभाजित हो जाता है तो उसी का एक भाग क्या है? आपका ये वाला भाग है। तो उसमें हम बात ये कर रहे हैं कि प्राचीनतम भूखंड है कौन? पश्चिम का जो पठारी प्रदेश है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी ये पठारी प्रदेश है, प्राचीनतम भूखंड है ना। प्राचीनतम भूखंड है, किसका भाग हो गया? गोंडवाना लैंड का। प्राचीनतम भूखंड, प्राचीनतम भूखंड है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई को लेकर के बात करें तो औसत ऊंचाई कितनी है इस पठारी भाग की? औसत ऊंचाई है 160 किलोमीटर से 160 मीटर, सॉरी 160 मीटर से 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। कहीं कहीं पर अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 800 से 1200 मीटर की इसकी ऊंचाई मिल जाएगी आपको। कहीं कहीं तो इसकी ऊंचाई 800 से 1200 मीटर की मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि 1200 मीटर की ऊंचाई तक का भी पठारी है। तो देखिए क्या है कि पहले इस भाग में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं रही हैं, जो लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, आज फिर से हम इस क्षेत्र में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं उनकी बात करेंगे। तो इसमें जितने भी अधिकांश जो पर्वत हैं वो घिस करके पठारों के रूप में सपाट हो गए हैं, घिस करके पठारों के रूप में सपाट हो गए हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे इस भाग में
उच्च पूर्वी जो भूमि है, पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश का अध्ययन किया था लास्ट क्लास में। तो जो आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ऊंचे ऊंचे जो पठारों की जो पट्टी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, ऊंचे ऊंचे पठारों की पट्टी है। मतलब पठार की भांति ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के जो ऊपर के शीर्ष हैं वो पठार की भांति समतल हो गए हैं, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो ऊपर का भाग है वो कम ऊंचाई रखता है, जबकि चौड़ाई ज्यादा रखता है। इसी के अपेक्षा अगर हम दक्षिण के भाग की बात करते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का दक्षिण का भाग अधिक ऊंचाई रखता है ना, और चौड़ाई कम रखता है। तो इसी प्रकार के पठारी भाग जो है, जो पहले पर्वत थे और घिस जाने के बाद में ऊपर का जो भाग है, शीर्ष भाग उनका घिस गया है, तो उनके घिसने के उपरांत क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी पर्वत थे वो पठारों में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तभी इसकी कहीं कहीं में जो ऊंचाई है वो 800 से 1200 मीटर तक भी पाई जाती है। उसके बाद में हम क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो ये पूरा जो स्तर भाग है, कौन सा पठारी भूभाग है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, यह है हमारे जो भारत में जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार जो है, उस दक्कन के पठार की भांति, दक्कन का जो पठार है उसकी भांति ही यहाँ पे संरचनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ के जो पठार है इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। अगर हम चट्टानों को लेकर के बात करें तो यहाँ पे ग्रेवो प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं, ग्रेवो नीस प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं, ग्रेवो है, नीस है, क्वार्टरजाइट है, क्वार्टरजाइट प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं। इस प्रकार की चट्टानें यहाँ पे मुख्यतः देखने को मिलती हैं, ग्रेवो, नीस, क्वार्टरजाइट, ग्रेनाइट, इस प्रकार की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं पश्चिमी पठारी प्रदेश में। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट और कायांत्रित चट्टानें भी पाई जाती हैं, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें यहाँ ले ली ना हमने। तो आग्नेय प्रकार की चट्टानें, आग्नेय प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और कायांत्रित चट्टानें, आग्नेय प्रकार की और कायांत्रित प्रकार की चट्टानों से निर्मित यह है पठार माना जाता है, ये वाला भाग। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं जो आग्नेय चट्टानें हैं, वो जो कायांत्रित चट्टानें हैं, उन चट्टानी भागों के बीच में कहीं कहीं पे क्या है, कहीं कहीं पे अवसादी या परतदार चट्टानें भी, उनके भी भाग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अवसादी चट्टानें, जिनको हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं, अवसादी चट्टानें भी कहीं कहीं पे देखने को मिलती हैं, तो ये भी आप ध्यान कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि लास्ट क्लास में हमने एक चीज बताई थी कि अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद में, अगर अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद में जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वह सबसे शुष्क महाद्वीप है। अंटार्कटिका के बाद में सबसे शुष्क महाद्वीप कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से इसका जो ये पश्चिमी पठारी प्रदेश है यह शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल प्रकार के मरुस्थल भी पाए जाते हैं। इसको बिटा देता हूँ, बाद में डिटेल से हम बात करते हैं। यह जो भूभाग है ये मरुस्थल अर्ध मरुस्थल का विस्तार रखता है। कौन सा, पश्चिमी पठार, मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल, मरुस्थल और अर्ध मरुस्थलों का विस्तार इसमें पाया जाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यह अंटार्कटिका के बाद में सबसे शुष्क महाद्वीप है, महाद्वीप का, और यही भाग महाद्वीप का सबसे शुष्क है। अंटार्कटिका के बाद सबसे शुष्क, के बाद सबसे सूखा कह सकते हैं, शुष्क कह सकते हैं, सूखा। ठीक है, या शुष्क महाद्वीप है अंटार्कटिका के बाद। ठीक है, उसके बाद में हम क्या बात कर रहे थे कि यह जो पश्चिमी पठारी प्रदेश है विषम संरचना रखता है। वैसे तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज और कही थी कि 46% ऑस्ट्रेलिया का 46% जो भाग है वो पठारी संरचना रखता है।
और उसमें सबसे ज्यादा भाग किसका है, इस पश्चिमी पठारी प्रदेश का ही है। तो विषम संरचना लगता है, विषम संरचना वाला भाग है। विषम संरचना वाला भाग को क्या है, क्योंकि इसमें जो पर्वत है वो पठारों के रूप में परिवर्तित हो गए। विभिन्न प्रकार की चट्टानें, इसमें आग्नेय प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं। ये आग्नेय प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, प्रायद्वीप प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, अवसादी चट्टानों से भी निर्मित है ना। ग्रेबो, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट इस प्रकार की जो चट्टानें हैं उनसे भी वो निर्मित माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संपूर्ण जो मरुस्थलीय पट्टियां जो है, मरुस्थल जो है, डेजर्ट है, वो भी इस पठारी भाग के ऊपर स्थित है। स्थानीय अगर उपनामों की बात करें हम, स्थानीय भागों में इस पठारी भाग को, पश्चिमी पठारी प्रदेश में उसको अलग अलग पठारों के रूप में जाना जाता है। स्थानीय उपनाम देखते हैं, स्थानीय उपनाम कौन कौन से हैं इस भाग में। इसको यहाँ पे देखिए, इस भाग में, यहाँ पे इस भाग में इसको क्या कहते हैं, अरण हमलैंड कहते हैं। अरण हमलैंड उच्च भूमि प्रदेश, उच्च भूमि प्रदेश, अरण हमलैंड उच्च भूमि प्रदेश में ये वाला भाग। को उसके पास में यहाँ पे जो है इस जगह है किमरेला का पठार। किमरेली की खाने अफ्रीका महाद्वीप में है, क्योंकि यह पठार है। यहाँ पे इसको स्थानीय रूप में किमरेले का पठार जो है उस नाम से जाना जाता है, किमरेले का पठार। ठीक है, किमरेले का पठार हो गया। और इस किमरेले के पठार के ऊपर, किमरेले का जो पठार है अरण है, अरण हमलैंड जो भूमि है, यहाँ तो बॉक्साइट से वाली मात्रा में उत्पादित होती है। बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, बॉक्साइट। ठीक है, जबकि किमरेले का जो पठार है, यहाँ पे एक तो नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है किमरेले पठार से, और गिरती है यहाँ पे जोसेफ की खाड़ी में, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है विक्टोरिया नदी। कौन सी नदी निकलती है, विक्टोरिया, विक्टोरिया नदी जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में, जो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है यहाँ पे, जिसमें गिरती है विक्टोरिया नदी। कहाँ से निकलती है, किमरेले के पठार से, इसको आप ध्यान कर लेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो विक्टोरिया पठार के नीचे यहाँ पे इसको जाना जाता है हैमर्सले का पठार, हैमर्सले का पठार, जिसको हम यहाँ पे नाम देंगे हैमर्सले का पठार, हैमर्सले का पठार, इसको यहाँ पे हैमर्सले का पठार कहते हैं। एक चीज और बता दूं, किमरेले जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी है काकबर्न की चोटी, काकबर्न चोटी सबसे ऊंची चोटी, काकबर्न चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। ठीक है, ये भी आप ध्यान कर लेंगे, काकबर्न की चोटी है 800 मीटर ऊंचाई है जिसकी। हमर्सले का पठार हो गया। हमर्सले का पठार जो है, पहले यहाँ पे हमर्सले की रेंज हुआ करती थी, हमर्सले रेंज, और हमर्सले रेंज का ऊपर का भाग सपाट होने के बाद में ही ये हमर्सले का पठार के रूप में निर्मित हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बर्कले का पठार। इसके पास में यहाँ पे है बर्कले का पठार, इस जगह यहाँ पे बर्कले का पठार, बर्कले का पठार, यहाँ पे बर्कले का पठार है। उसके बाद में नीचे, ये तो उत्तरी भागों में इसके नाम क्या हो गए, उत्तरी भागों में स्थानीय जो नाम हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, स्थानीय नाम। अब स्थानीय नामों में उत्तरी भागों में कौन कौन से नाम हो गए इसके, किमरेला का पठार हो गया, ये वाला किमरेले का पठार है। उसके बाद में ये बर्कले का पठार है। उत्तरी पठार को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है इस जगह ये तो ऊपर तो क्या है, और अरण हमलैंड की उच्च भूमि है, ये पठारी, उच्च भूमि का मतलब पठारी है, ये हो गया। यहाँ पे ये किमरेले का पठार है, इस जगह हैमर्सले का पठार है, यहाँ पे हैमर्सले का पठार है, ये बर्कले का पठार है। अब दक्षिणी भाग में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिणी भाग में यहाँ पे एक तो इसको इस जगह क्या है, नैलाओर का पठार, नीचे नाम लिख देंगे नैलाओर का पठार,
देंगे भोली पठार, भोली पठार। ठीक है, तो ये तो इसके स्थानीय नाम हो गए। अब इस नैला और पठार के पास में इस जगह क्या है, इस जगह चूना जो चट्टानें होती हैं, चूनामयी जो चट्टानें होती हैं, उनसे निर्मित यहाँ पे एक आर्टिजन जो श्रृंखला है वो यहाँ पे है, जिसका नाम क्या है, अर्धचंद्राकार जो यहाँ पे आर्टिजन कूप, जिसको हम नाम क्या देंगे, जो ऐसे मान लीजिए उत्सुक कूप है, उत्सुक कूप यहाँ पे अर्धचंद्राकार, उत्सुक कूप की यहाँ पे बेल्ट है, जिसको युक्ला नाम दिया गया है, युक्ला अर्धचंद्राकार। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम डिटेल से बात कर लेंगे। ताकि ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है ना, इसके उत्तरी तटवर्ती भाग में एक उत्सुक कूप है, अर्धचंद्राकार युक्ला। युक्ला क्या होती है, चूने की चट्टानों से निर्मित है, की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे, चूने की चट्टानें। अर्धचंद्राकार युक्ला नाम है जिसका, युक्ला। ठीक है, चूने की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, जो वास्तव में क्या है, एक उत्तस्रुत कूप की पट्टी है, उत्तस्रुत कूप मतलब कुएं जो जानते हैं, मतलब यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इस मध्यवर्ती निम्न भूमि भाग में यहाँ पे इस जगह ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, जहाँ पे लगभग 9000 कुएं पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं, जिनमें अपने आप ही पानी ऊपर की ओर आता है। और सबसे ज्यादा जो कुएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया के इस प्रांत में, क्वींसलैंड जो राज्य है, क्वींसलैंड राज्य में ही सबसे ज्यादा इस प्रकार के खूबसूरत कूप पाए जाते हैं। इन खूबसूरत कूपों को, खूबसूरत जो कूप है, इनको आर्टिजन बेसिन के नाम से जाना जाता है, आर्टिजन बेसिन, आर्टिजन बेसिन, आर्टिजन बेसिन के नाम से इन कूपों को जाना जाता है। ठीक है, तो आर्टिजन बेसिन का इस प्रकार की बेल्ट यहाँ पे एक चूने की चट्टानों से निर्मित है, जिसका नाम है युक्ला। क्या नाम है इसका, युक्ला नाम है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सबको ध्यान कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पश्चिमी पठारी प्रदेश में मरुस्थलीय भाग भी है। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यहाँ पे मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हालांकि ऐसा नहीं है दक्षिणी गोलार्ध में और मरुस्थल नहीं है। चिली का अटाकामा मरुस्थल है ना, अर्जेंटीना का पैटागोनिया का मरुस्थल है, अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो लगभग संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। इस चीज के बारे में हमने बात की। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका विस्तार किसके ऊपर है, इस पठारी भाग के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया का ये भाग मरुस्थलीय क्यों है? अब आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का ये भाग मरुस्थलीय क्यों रह गया। मतलब इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी जो भाग है, इसमें मरुस्थलों की उत्पत्ति क्यों हुई है? तो इसके पीछे 2-3 कारण हैं। देखिए, इस भाग में नदियों का अभाव, एक तो जो वर्ष पर्यंत बहने वाली या प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, एक तो वो नहीं है इस भाग में। ठीक है, अगर हम वर्षा की नदियों की बात करें, हालांकि वैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा ही कम होती है। अगर हम वर्षा की नदियों की बात करते हैं, तो एक तो हमने क्या नदी की बात की थी, हमने एक तो विक्टोरिया नदी की बात की थी, जो किम्बरेले के पठार के मध्य से होते हुए प्रवाहित होती है। ठीक है, एक तो यहाँ पे कौन सी नदी हो गई, विक्टोरिया नदी हो गई। इस विक्टोरिया नदी के नीचे यहाँ पे छोटी सी नदी और है, जिसका नाम क्या है, छोटी सी नदी और है, तो हिंद महासागर में विक्टोरिया नदी जो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। और जोसेफ बोनापार्ट किसका भाग है, हिंद महासागर का ही भाग है। ठीक है, यहाँ पे एक नदी और है, जिसका नाम है फिटजराय। फिटजराय तो यहाँ है, ध्यान करेंगे आप, फिटजराय तो यहाँ पे है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, जबकि यहाँ पे फिटजराय है। फिटजराय ये नदी है, फिटजराय नदी है एक। ठीक है, इस फिटजराय नदी
के नीचे कौन सी नदी है? बिगरे नदी है। फ्लेजराई नदी हो गई, विक्टोरिया नदी आपकी यहाँ पे हो गई, और इस विक्टोरिया नदी के नीचे फ्लेजराई नदी है, और फ्लेजराई की नदी के नीचे यहाँ पे एक नदी और है छोटी सी, जो बरसाती नदी है, वो भी यहाँ पे गिरती है। इसके नीचे कौन सी नदी हो गई? बिगरे नदी। बिगरे नदी, देखिए सारी चीजें नीचे हो जाएंगी। आप एटलस देखना प्रारंभ करिए। ये डिग्री नदी है, तो एक नदी विक्टोरिया नदी, दूसरी नदी फ्लेजराई नदी, और तीसरी नदी है डिग्री नदी, और चौथी नदी यहाँ पे। आपको तो पता है कि यहाँ पे जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो राज्य है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी क्या है? पर्थ है। राजधानी क्या है? पर्थ है। और उस पर्थ जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? 4 नंबर पे जो नदी का नाम लेंगे हम, सवान नदी। सवान नदी, पर्थ शहर सवान नदी पर स्थित है। पर्थ सवान नदी पर स्थित पर्थ शहर। तो मतलब नदियों के नाम पर यहाँ पे जो बरसाती नदियाँ हैं बहुत ही कम है। और कौन कौन सी है मुख्यतः नदियाँ? विक्टोरिया नदी है, फ्लेजराई नदी है, डिग्री नदी है, और उसके बाद में सवान नदी है। ये सवान नदी, तो यही नदियाँ मुख्यतः यहाँ पे इस भाग में पाई जाती हैं। वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है, और वर्षा कम होने के पीछे लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि इस भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या करती है? दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पौने होती है, प्रशांत महासागर से आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ पे इस तट से टकराती है। तो इस तट से टकराने के बाद में इस तटीय मैदानों वाले भाग में तो पर्याप्त वर्षा हो जाती है, और जैसे ही फिर इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करते हुए वो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने इस ओर आती है, तो वो गर्म और शुष्क हो जाती है। इसलिए यहाँ ये वाला जो भाग है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ये वाला भाग जो है, ये वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में शुष्क रह जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में शुष्क रह जाता है, और यहाँ पे वर्षा हो नहीं पाती है। दूसरा कारण हम यहाँ पे मरुस्थलों की उत्पत्ति के रूप में किसको लेते हैं? इस भाग में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो ठंडी धारा है उसका भी प्रभाव होता है। यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा यहाँ पे प्रवाहित होती है, तो उस ठंडी धारा के प्रवाहित होने से भी यहाँ पे तापमान कम हो जाता है और वर्षा हो नहीं पाती है इस वाले भाग में। ठीक है, अब देखिए हम बात क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, पश्चिमी पठारी प्रदेश पर, देखिए इन सब चीजों को हम मिटा देते हैं, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन भाग में जो पठारी प्रदेश है, उस पठारी प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पूरे पठारी प्रदेश पर मरुस्थलों का विस्तार है। मरुस्थलों का विस्तार है इस पूरे भाग में। इनको बीच वाले भागों को मैं मिटा देता हूँ ताकि हम अच्छे से मरुस्थलों की लोकेशन भी देख लेंगे। इनको मिटाने के बाद में सारा काम बढ़िया हो जाएगा ना। अब देखिए, ठीक है, अब देखते हैं। पहली बात तो आप इसको इस रूप में ध्यान कर लेंगे, ये पूरा जो भाग है पश्चिमी पठारी प्रदेश है। अब इस पश्चिमी पठारी प्रदेश के ऊपर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का विस्तार है। किसका विस्तार है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। डेजर्ट मतलब मरुस्थल का विस्तार है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का विस्तार है। अब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है, उस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से, जैसे यहाँ पे इस भाग में इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। उसके बाद में यहाँ पे इस जगह ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के ऊपर यहाँ पे है गिब्सन का मरुस्थल। गिब्सन का मरुस्थल, यहाँ पे गिब्सन का मरुस्थल है, गिब्सन डेजर्ट, यहाँ पे गिब्सन डेजर्ट है। उसके बाद में इस गिब्सन डेजर्ट के ऊपर यहाँ पे ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट
सैंडी डेजर्ट। ये 3 डेजर्ट तो कहाँ हुए? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जो प्रांत है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है प्रांत मतलब राज्य, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो राज्य है उसमें 3 हो गए। सबसे ऊपर कौन है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। उसके बाद में इसके ग्रेट नहीं लगता है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल सबसे ऊपर हो गया। गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन डेजर्ट कहाँ गया? यहाँ पे। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के ये भाग है। और सबसे दक्षिण में कौन है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये 3 मरुस्थल तो आ गए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद में यहाँ पे एक डेजर्ट और है कार्पेलिया की खाड़ी के इस भाग में। ये उत्तरी प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा प्रांत है? उत्तरी प्रांत। इस उत्तरी प्रांत में 2 मरुस्थल है। सबसे ऊपर तो कौन सा हो गया? यहाँ पे तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट है। उसके बाद में उत्तरी प्रांत में इस जगह एक मरुस्थल और है जिसका नाम क्या है? सिप्सन डेजर्ट, सिप्सन डेजर्ट। ये सिप्सन डेजर्ट हो गया। और एक डेजर्ट जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे इस जगह। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, आपको ध्यान आ गया होगा, राजनीतिक मैप पढ़ लेना अगर नहीं ध्यान है। यहाँ पे कौन सा है? स्टुअर्ट डेजर्ट, स्टुअर्ट डेजर्ट। तो मतलब कितने डेजर्ट किसके भाग हो गए? ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को अलग अलग भागों में, अलग अलग मरुस्थलों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले 1 नंबर क्या है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। उसके ऊपर कौन सा है? गिब्सन डेजर्ट। उसके ऊपर कौन सा है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट। उसके बाद में यहाँ पे लेते हैं 4 नंबर तनामी डेजर्ट, 5 नंबर सिप्सन डेजर्ट, 6 नंबर स्टुअर्ट डेजर्ट। समझ गए? तो ये इस प्रकार के यहाँ पे अलग अलग मरुस्थलों के रूप में यहाँ का विस्तार है। एक चीज मैं और बता दूं, अगर हम इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में इस ओर से मध्यवर्ती निम्न भूमि से अगर हम हिंद महासागर के तट की ओर चलते हैं तो यहाँ पे शुष्कता अधिक होती है। इस ओर मतलब यहाँ पे इस ओर से इस ओर जाते हैं तो यहाँ पे जो शुष्कता है वो बढ़ती चली जाती है। इस ओर शुष्कता अधिक होती है और इस ओर शुष्कता कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मरे डार्लिंग का जो बेसिन है, मरे डार्लिंग बेसिन का यहाँ पे विस्तार है, इसलिए यहाँ पे शुष्कता कम होती है और इस भाग पे शुष्कता अधिक होती है, इस भाग पे शुष्कता अधिक होती है। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे जो विक्टोरिया जो यहाँ पे विक्टोरिया भाग है यहाँ पे, जिसके पास में कौन सी इस जगह कैनिंग बेसिन के रूप में भी यहाँ पे माना जाता है। जो आपका कैम्ब्रिया जो पठार है उसको कैनिंग बेसिन कहते हैं, कैनिंग बेसिन, इसको भी आप ध्यान कर लेंगे, कैनिंग बेसिन कैम्ब्रिया पठार। ठीक है, तो आगे की बात हम लास्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। कहने का मतलब 2 भाग हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में एक तो हम तटीय जो मैदान है उनको लेंगे और एक मध्यवर्ती जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।